नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी वर्ल्ड क्लासेस पे। आज हम लोग समान हिंदी में एक टॉपिक देखते हैं, वर्णमाला। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्णमाला क्या होते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं, यानी कि जो अक्षर या लिपि चिन्ह होते हैं उनको सुव्यवस्थित क्रम में ही लिखना वर्णमाला कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा से हम लोग समझते हैं वर्णमाला क्या होते हैं। वर्णमाला के भेद यानी कि वर्ण के भेद कौन कौन से हैं, स्वर्ण और व्यंजन की संख्या क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उच्चारण के स्थान पर स्वर्ण और व्यंजन के भेद देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग मात्रा देखेंगे और संयुक्ता अक्षर देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं वर्णमाला, यानी वर्णमाला में परिभाषा देखते हैं। वर्णों, अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का मतलब अक्षरों या लिपि चिन्ह जो हम लिखते हैं, लिपि चिन्ह हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जो बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है, जो चिन्ह होते हैं हमारे हिंदी में, उन्हें सुव्यवस्थित क्रम को लिखना ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं, यदि वर्ण को व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो वह वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाते हैं। यानी कि जो वर्ण हैं उनको सुव्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा जाएगा तो वो वर्णमाला नहीं, वहाँ पर वर्ण समूह कहलाएंगे। जैसे का, खा, गा, घ, आड़ा, जैसे ये देखिए क्रम में लिखे गए हैं। जो क्रम में लिखे गए हैं इनको हम वर्णमाला कहेंगे। और जो इसके बाद वर्ण समूह जो होता है, जैसे कि खा, चा, मा, टा, ये से जो आए हैं ये वर्ण समूह कहलाते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले समझा कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। अब हम लोगों ने समझा कि वर्णमाला और वर्ण समूह कौन होते हैं, यानी कि जो व्यवस्थित क्रम में लिखे गए वर्ण होते हैं उन्हें हम लोग वर्णमाला कहते हैं, और जो अव्यवस्थित यानी सुव्यवस्थित होते हैं, यानी कि सुव्यवस्थित नहीं होते हैं, उन्हें ही वर्ण समूह कहते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनि के मुख्य दो भेद होते हैं, यानी कि वर्णमाला के दो भेद होते हैं। आइए वर्ण के भेद देखते हैं। इसके बाद वर्ण के भेद में एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। यानी कि स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं और व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं, स्वर के पहले बारे में देखते हैं। जो हमारे स्वर्ण होते हैं वो स्वर्ण होते हैं 11। स्वर्णों की संख्या होती है 11। भेद होते हैं मुख्यतः 2 और कुल होते हैं 3। मात्राएं जो हमारे स्वर्ण होते हैं उनकी संख्या 11 होती है, मगर जो छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो उसको हटाकर हमारी मात्राओं की संख्या जो हो जाती है 10 हो जाती है। आइए इसके बाद हम लोग पहले देखा स्वर्ण को ही संस्कृत में अच कहते हैं। कुल स्वर्णों की संख्या जो होती है 11 होती है। और इसके बाद जो भेद होते हैं मुख्य 2 होते हैं और कुल जो भेद होते हैं 3 भेद हैं। इसके बाद मात्राएं जो होती हैं वो 10 होती हैं, और उसमें से पूछा जाता है किसकी मात्राएं नहीं होती है, वो छोटा आ जो होता है उसकी मात्रा नहीं होती है। आइए इसमें जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये जो होते हैं हमारे स्वर हैं जो 11 होते हैं। इनके भेद मुख्य, दीर्घ और यानी कि ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। और जो प्लुप्त होता है इसका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। जैसे भेद 3 है और इसके बाद जो मात्राएं हैं, इसमें देखिए जो छोटा है इसकी कोई मात्रा ना है। इसके बाद जो 10 मात्राएं हमें दी गई हैं, ये जैसे बड़ा आ की मात्रा, ई बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्रा जो ऐसे बनती है। उसके बाद ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा है। यानी कि स्वर यानी कि वर्णमाला कुल वर्ण जो होते हैं 52 होते हैं,
और उसमें से 11 जो होते हैं स्वर्ण होते हैं, यानी कि जो उसके मुख्य भेद हैं कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ। अब इसके बारे में हम लोग और आगे भी बताएंगे कि जो ह्रस्व हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, दीर्घ की संख्या कितनी होती है। मात्राएं हम लोगों ने देखी कि 10 मात्राएं होती हैं जिसमें से छोटा की मात्रा नहीं होती। आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं व्यंजन। व्यंजन को ही हल हम लोग संस्कृत में हल कहते हैं। इनकी संख्या जो मूल संख्या होती है 33 होती है, कुल संख्या 39 होती है और भेद 3 होते हैं। मुख्य भेद जो इसके होते हैं 3 होते हैं, यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती, अंतस व्यंजन की संख्या 4 होती है और उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, यानी 25, 4, 29, 4, 33, यानी कि मूल संख्या जो है व्यंजन की 33 है और कुल संख्या 39 है। स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस व्यंजन 4 है, उष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 4 होते। दुर्ग या द्विगुण जो होते हैं, उत्क्षिप्त या दुगुण व्यंजन होते हैं, उनको वो 2 होते हैं, उनको मिलाकर 39 हमारे कुल व्यंजन हो जाते हैं। और भेद है इनके हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और उष्म व्यंजन। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं देखिए वर्णमाला, यानी जो वर्णमाला में वर्णों की संख्या है कुल 52 है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें से 11 जो हमारे होते हैं स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। मूल की बात हो रही है। जब कुल पूछा जाएगा व्यंजन की संख्या 39 बताएंगे और जो मूल व्यंजन जो हैं उन्हें बताएंगे 33। यानी कि अब आइए स्वर देखते हैं। जो हम लोगों ने पहले ही बताया, जो मूल स्वर हैं ह्रस्व जिसे लघु स्वर कहते हैं और दीर्घ या गुरु या संधि स्वर। इनका देखिए दीर्घ जो स्वर है उसका नाम गुरु स्वर भी कह सकते हैं या संधि स्वर कहते हैं, दोनों कह सकते हैं। यानी कि लघु स्वर की जो संख्या है 4 है। कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री जो है ये लघु स्वर हैं। और दीर्घ जो स्वर होते हैं जिन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। इनकी संख्या 7 हो जाती है। 11, 7 यानी कि 4, 7, 11 इनकी संख्या जो हमारे है 11 हो जाती है, यानी कि स्वर की संख्या 11 हो जाती। इसके बाद जो कुल जो स्वर के भेद हैं 3 हैं, जिसमें से एक है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर की संख्या 1 होती है, जैसे ओम होता है। इसको हम लोग प्लुप्त स्वर को अभी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोगों ने समझा कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें से 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन हैं। जिसमें से हम लोगों ने देखा कि जो स्वर हैं उसमें से लघु और गुरु देखें। लघु की संख्या 4, गुरु या दीर्घ की संख्या 7, कुल मिलाकर हमारे स्वर्ण जो हो जाते हैं 11 हो जाते। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजन, यानी कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय या उदित व्यंजन जो उन्हें ही कहते हैं। यानी स्पष्ट व्यंजन का दूसरा नाम है वर्गीय या उदित व्यंजन, जिनकी संख्या 25 होती है। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि का वर्ग, जो वर्ग का मतलब होता है का, खा, गा, गा, आना जो होता है, जो 5 होते हैं हमारे वर्ण, इनको ही, इनके समूह को ही हम लोग वर्ण वर्ग कहते हैं। यानी का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, यानी कि पा से लेके मा तक जो आता है ये एक ठो वर्ग होता है। यानी कि स्पष्ट व्यंजन की संख्या जो होती है 25 होती है, जिसमें से का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के बीच की संख्या जो वर्ण होते हैं वो आते हैं। इसके बाद हम लोग व्यंजन में देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। यानी अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। वो होते हैं या, रा, ला और वा। अभी इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, उस व्यंजन, इसको हम अच्छे से समझेंगे। अब इसके बाद देखते हैं उस व्यंजन। उस व्यंजन की संख्या 4 होती है।
कौन कौन सी होती है? सा यानी कि तालु सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा जो होता है वो हमारे उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं उस व्यंजन, हम लोग देख लिए आगत व्यंजन होते हैं जा और फा, जिसमें नुक्ता लगा रहता है वो जा और फा, यानी कि ये अरबी और फारसी के शब्द यानी वर्ण हैं। जा और फा जो है अरबी और फारसी के वर्ण हैं। इसके बाद देखते हैं संयुक्त अक्षर। जो संयुक्त अक्षर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके क्रम को ही कभी कभी प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाता है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। यानी कि छा जो होता है का, आधा का और सा से यानी मूर्धन सा से बनता है। इसके बाद त्रा जो होता है आधा ता और रा से बनता है। और उसके बाद ज्ञा जो है आधा जा और आणा से बनता है। और स्रा जो है यानी कि तालु सा और रा से बनता है। यानी कि हम लोग देखा स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। अंतस व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतस व्यंजन या रा ला वा, या रा ला वा 4 होती है। उस व्यंजन यानी कि तालु, मूर्धन और दंत सा और उसके बाद एक हा जो होते हैं उस व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद आगत देखें, आगत व्यंजन की संख्या 2 होती है। कौन कौन से? नुक्ता जा और नुक्ता फा जो होते हैं प्राय अरबी और फारसी वर्ग वर्ग यानी अरबी और फारसी भाषा के हैं ये वर्ग। और इसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। इसके बाद हम लोग आइए समझते हैं स्वर के बारे में। यानी कि जो हमारे लघु स्वर थे, लघु स्वर को ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं। यानी कि इनका उत्पत्ति जो हुई है मूल आधार से हुई उत्पत्ति, इसीलिए इनको हम लोग मूल स्वर कहते हैं। यानी कि हम लोग वहाँ पर पढ़े थे स्वर, यानी स्वर के जो भेद में जब गए थे तो उसमें हम लोग लघु पर पढ़े थे, लघु संख्या 4 थी। तो ये वही मूल स्वर, जो मूल स्वर को ही हम लोग लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। तो जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री जो है हम लोग मूल स्वर कहते हैं। और इसके बाद मूल दीर्घ स्वर, यानी कि जो हम लोगों ने दीर्घ स्वर यानी कि देखा था संधि स्वर देखा था, इनकी संख्या 4 थी। 4 में से जो 3 हैं ये मूल मूल दीर्घ स्वर हैं जिनकी उत्पत्ति जो हुई है मूल आधार से हुई है। और जो 4 हैं संयुक्त स्वर है, यानी संयुक्त स्वर का मतलब होता है दो स्वर्णों को मिलाकर बने स्वर्ण जो होते हैं वो संयुक्त स्वर्ण कहलाते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ दीर्घ मूल स्वर जो हैं इनकी संख्या 3 है। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ जैसे है, यानी कि लघु जो आ है उसको 2 बार मिला देने से दीर्घ दीर्घ स्वर बनता है। जैसे बड़ी ई, जैसे कि बड़ी, बड़ा ऊ, ये हमारे जो हैं वो मूल दीर्घ स्वर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्त स्वर्ण। यानी संयुक्त स्वर्ण कैसे बनते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। जैसे कि आ प्लस ई बराबर ए होता है और ए प्लस आ जो होता है ए हो जाता है। तो इनकी संख्या जो इनको मिला देने से दो, यानी 2 स्वर्णों को मिला देने से बने हुए स्वर्ण जो कहलाते हैं संयुक्त स्वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो वर्ण होते हैं 52 होते हैं, स्वर्ण 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। यानी स्वर्ण जो होते हैं इनको हम लोगों ने देखा, लघु और गुरु जो है इनके भेद भी देख चुके हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन देखा है। व्यंजन की संख्या 33 मूल है, उसमें से स्पर्श व्यंजन और उसके बाद उस व्यंजन, अंतस व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन देख चुके हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वर्ण की परिभाषा।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होते हैं उन्हें ही स्वर्ण कहते हैं। यानी कि स्वर्ण जो होते हैं इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, न किसी अवरोध के, किसी रुकावट के, और न ही किसी की सहायता से। जो उच्चारित वर्ण होते हैं उन्हें ही स्वर्ण कहते हैं। इनकी आइए इसके बाद देखते हैं। स्वर्ण स्वतंत्र होते हैं, एवं व्यंजन के उच्चारण में सहायता होते हैं। यानी जो स्वर्ण का काम होता है व्यंजन के उच्चारण में सहायता प्रदान करना काम होता है। हम लोगों ने सब पढ़ा, जो बिना किसी अवरोध रुकावट के उच्चारित होते हैं वर्ण उन्हें ही हम लोग स्वर्ण कहते हैं। इसके बाद देखते हैं जो व्यंजन में सहायक होते हैं उच्चारण के समय उन्हें ही हम लोग स्वर्ण कहते हैं। इसके बाद देखते हैं जिन स्वर्णों का उच्चारण कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। जिन स्वर्णों का उच्चारण कम से कम समय में होता है उन्हें ही हम लोग ह्रस्व या लघु स्वर्ण कहते हैं। यानी कि हम लोग देख चुके। इसके बाद आइए देखते हैं दीर्घ। आइए दीर्घ के देखते हैं। दीर्घ स्वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर्ण से 2 गुना समय लगता है। यानी दीर्घ स्वर में जो होता है ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है। इसके बाद प्लुप्त स्वर देखते हैं। प्लुप्त स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है। यानी कि ह्रस्व में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है और प्लुप्त में 3 गुना समय लगता है। जैसे कि अब देखिए प्लुप्त जो है ओम, ओम, तो यहाँ तीन मात्रा का समय लगता है। आइए इसके बाद देखते हैं। पॉइंट 1 बनता है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एक बहुत प्रसिद्ध व्याकरण थे। इनके अनुसार स्वर्णों की संख्या 10 है, क्योंकि वो री जो होता है री से ऋषि को स्वर्ण नहीं मानते थे। यहाँ प्रश्न भी बन सकता है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 10 है। और ये भी बन सकता है कि वो कौन से स्वर्ण को नहीं मानते थे, तो यहाँ पर री को ये भोलानाथ तिवारी जी नहीं मानते थे। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वर्णों का उच्चारण देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए कंठ, तालु, मूर्धन, ओष्ठ और कंठ तालु और ओष्ठ तालु, यानी कि कंठ ओष्ठ और इसके बाद नासिक व्यंजन, नासिक स्वर देखेंगे। आइए कंठ से उच्चारित होने वाले जो आ होते हैं और विसर्ग ये कंठ से उच्चारित होते हैं। कंठ मतलब कि इनका स्थान जो है कंठ से उच्चारित होते हैं। आप कंठ में हाथ लगा के देखिए, यहाँ से जब आ बोलेंगे तो अंदर से आवाज़ निकलेगी जैसे कि कंठ से निकल रही है। जैसे आ जब आप बोलेंगे तो इनका उच्चारण कंठ से होगा। और इसके बाद ई का उच्चारण तालु से होगा। आप ई बोलिए, ई तो देखेंगे आपका जो तालु स्थान है उससे उच्चारित हो रहा है ई। उसके बाद मूर्धन का उच्चारण जो है री है, जिसे भोलानाथ तिवारी स्वर नहीं मानते हैं। इसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ओठ। आप जैसे ऊ को बोलिए ऊ, तो देखिए आप दोनों ओठ को देखेंगे तो आपको उच्चारण जो मिलेगा ऊ का ओठों के द्वारा मिलेगा। इसे ही हम लोग ओष्ठ कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कंठ तालु। जैसे हम लोग अभी आगे बताए थे, जो संयुक्त हमारे थे, क्या संयुक्त दीर्घ स्वर्ग थे, उसमें ए आए ओ औ 4 थे। तो उसमें से आइए इनका देखते हैं इस ताल यानी कि उच्चारण के स्थान पर देखते हैं। कंठ तालु यानी ए आए, जैसे देखिए ए का बताए थे आ प्लस आ धन ई से बनता है,
और ऐ का बनता है आ धन ए से बनता है आए। और इसके बाद कंठ ओष्ठ बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले आप यहाँ समझ लीजिए, जो आ है ये कंठ हो गया और ई है तालु हो गया, तो इनको दोनों को मिलाकर कंठ तालु हो जाता है। इसी के बाद देखते हैं कंठ ओष्ठ, ओ औ। ओ कैसे बनता है? आ धन ऊ से बनता है। तो इसका मतलब आ हो गया जो कंठ और ऊ हो गया ओष्ठ। तो कंठ ओष्ठ दोनों को जब हम संयुक्त यानी मिला देंगे कंठ ओष्ठ हो जाएगा। और इसके बाद औ देखते हैं, आ धन ओ से बनता है, तो इसे ही कंठ ओष्ठ कहते हैं। उसके बाद नासिका होता है। नासिका कौन सा होता? अनुस्वार, यानी इसे कहते हैं अनुस्वार जो है इसको हम लोग नासिका कहते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक होता अयोग वा, इनकी संख्या 2 है। जैसे कि कौन कौन सी? अनुस्वार और अनुनासिक, यानी अनुस्वार और विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं इसका संधि में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, विसर्ग संधि होती है एक, तो वहाँ पर हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आइए, अनुसार और विसर्ग को ही हम लोग अयोग वाह कहते हैं, यानी अयोग वाह की संख्या 2 होती है। आइए इसके बाद देखते हैं, जो हम लोगों ने स्वर्ण पढ़ा है उनका देखते हैं। जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी जीव के आधार पर, यानी आपकी जीव का देखिए 3 पार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट होता अग्र, उसके बाद होता मध्य, उसके बाद होता पश्च। यानी कि जीव के जो 3 पार्ट होते हैं, अग्र मध्य पश्च, तो इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं स्वर्ण होते कौन कौन से हैं। जीव के आधार पर, पहले जीव के आधार पर हम बता चुके हैं कि आपके जीव में ही तीन तीन पार्ट होते हैं, तो जीव के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होंगे, यानी कि अग्र मध्य और पश्च। यानी अग्र जो होता है उसमें ई ए आए आते हैं, यानी 4 आते, और जो छोटा आ होता है यानी लघु लघु आ होता है वो मध्य भाग का हिस्सा होता है। यानी कि आप जब बोलेंगे उच्चारण के स्थान पर तो आप आ को देखेंगे आ, तो आपके जीभ के मध्य भाग से उसका उच्चारण स्थान यानी वायु निकलेगी। इसके बाद पश देखते हैं, यानी कि बड़ा आ, और उसके बाद आगत आ, उ ओ और आओ जो होते हैं ये पश भाग के उच्चारण के स्थान से निकलते हैं। यानी अग्र में आएगा ई ए आएगा, यानी कि अग्र भाग जीव के अग्र भाग से ई ए आएगा, मध्य भाग से लघु आ आएगा, और उसके बाद दीर्घ भाग से जो बचे हुए हमारे स्वर्ण होंगे उनका उच्चारण हमारा पश्च भाग से होगा, यानी पश्च मतलब पीछे भाग से होगा। तो हम लोगों ने देखा अग्र मध्य पश्च के हिसाब से जीव के जो तीन प्रकार होते हैं, 3 भेद हो, 3 भागों में बांटा गया है। जीव को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, अग्र मध्य पश्च। यानी अग्र भाग से ई ए मध्य भाग से आ, और पश्च भाग से बड़ा आ ऊ ओ ये जो हमारे हैं ये पश्च भाग से हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी मुख जो है, मुख का आकार जब खुलता बंद होता है उसके आधार पर हम लोग देखते हैं स्वर्ण। यानी कि मुखाकृति के आधार पर स्वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्धविवृत, 4 होते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं संवृत। उच्चारण में कम मुख खुलता है, यानी जिनके उच्चारण में कम मुख खुलता है वो कौन कौन से होते हैं? यानी मुख कृति के आधार पर जो जिनके उच्चारण में कम मुंह खुलता है वो होते हैं ई ऊ। आप जब इनका उच्चारण करेंगे देखिए कम से कम मुंह खुलता है, आप बोल के देखिए ई
उ उ। तो इनके उच्चारण में जो हमारा मुख का आकार होता है वो सबसे कम खुलता है, यानी कम से कम खुलता है। और इसके बाद देखते हैं अर्ध संवृत। उच्चारण में संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, यानी कि अर्ध संवृत में मुख जो होता है थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, हल्का सा। वो कौन कौन से होते हैं? ए ओ। आप बोलिए ए ओ। जो आपका मुख होगा वो आपका संवृत से अधिक खुलेगा। इसके बाद देखते हैं विवृत। उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। आप उच्चारण करके देखिए, आपका मुख सबसे अधिक खुलेगा किसमें? विवृत में। आप बोलिए आ। जब आप बोलेंगे तो आपका मुंह का जो आकार होगा वो सबसे अधिक खुला होगा, उसे ही हम लोग विवृत कहते हैं। इसके बाद अर्धविवृत देखते हैं। अर्धविवृत में विवृत से कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, यानी जब अर्धविवृत का उच्चारण करेंगे तो विवृत से कम और अर्ध संवृत से अधिक आपका मुंह खुलेगा, उसे ही हम लोग अर्धविवृत कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे बोलिए आप आ। जैसे आ, इसमें देखते हैं, इसका जब आप देखेंगे तो आगत वाला देखेंगे, और उसके बाद ए और आए आए और औ जो है ये अर्ध विवृत में आते हैं। आइए, हम लोगों ने जीभ के आधार पर देख चुके और मुख आकृति के आधार पर देख चुके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर भी देखते हैं। ओष्ठ मतलब ओठ के आधार पर, यानी कि देखते हैं इसमें हम देखते हैं ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर्ण का वर्गीकरण दो प्रकार के हैं, जैसे वृत्तमुखी और आवृतमुखी। यानी वृत्त मतलब गोलाकार और आवृत मतलब जिनका गोलाकार में नहीं होता उच्चारण। यानी क्या ये वृत्तमुखी देखते हैं, उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाता है। देखिए वही बात बताई जा रही कि जब ओष्ठ के आधार पर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे वृत्तमुखी और आवृतमुखी। यानी वृत्तमुखी का जो होता है इनके उच्चारण में ओष्ठ जो होते हैं गोलाकार आकार पे हो जाते हैं। जैसे आप बोल के देखिए, इनकी संख्या 4 होती है, जैसे कि ऊ ऊ, और उसके बाद ओ औ। आप इनका उच्चारण जब करेंगे तो वृत्तमुखी के आधार पर इनका जब से आकार जब बनेगा, यानी कि वृत्तमुखी जब इनका आकार बनेगा, ओठों का आकार जो होगा गोलाकार हो जाएगा। आप बोलिए ऊ ऊ ऊ ऊ ओ ओ। तो इनका आकार जो है ओठों का गोलाकार हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं आवृतमुखी, यानी कि उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं। इनकी संख्या 6 है। यानी कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है वृत्तमुखी जो ओष्ठ के आधार पर वृत्तमुखी की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 4। और आवृतमुखी की संख्या 6 है। कौन कौन से? जैसे कि आप बोलिए आ ई ए ऐ। जी, जो इनकी संख्या है 6। यानी जब इनका आप उच्चारण करेंगे तो आपके ओठ जो होंगे वो गोलाकार नहीं होंगे। आइए इसकी बात हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा स्वर्ण, यानी कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजनों की सहायता में सहायक होता है, उन्हें ही स्वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है और इनके मुख्य भेद जो होते हैं 2 होते हैं, लघु और गुरु। गुरु को ही दीर्घ कहते हैं। यानी लघु की संख्या 4 होती है और दीर्घ की संख्या 7 होती है। और कुल पूछेंगे तो भेद स्वर की 3 होते हैं, उसमें से प्लुप्त आ जाता है, मगर हिंदी में प्लुप्त का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। प्लुप्त का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इनके हम लोगों ने भेद पढ़ा कि जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और
मुख आकृति के आधार पर भी पढ़ चुके हैं, यानी कि हम लोगों ने पूर्ण रूप से स्वर्ण पढ़ चुके हैं। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र यानी स्वर्णों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्ण के मेल को व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वर्णों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्ण के मेल को व्यंजन कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में आ ध्वनि, जो आ ध्वनि है यानी कि लघु आ ध्वनि जो है अंतर्निहित रहती है, क्योंकि आ के बिना किसी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ ध्वनि अंतर्निहित रहती है, यानी कि कोई भी वर्ण होगा यानी व्यंजन में कोई भी वर्ण होगा उसमें आ ध्वनि जो है अंतर्निहित रहती है। जैसे आप देखिए का जब आप संधि विच्छेद में आप इसको और अच्छे से जब पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा आपको, जो हमारे व्यंजन है व्यंजन में आ जो होता है लघु आ, वो अंतर्निहित रहता है। यानी कि जैसे आप का देखेंगे तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे यानी आधा का प्लस आ को मिलाकर का बनता है। इसी तरह खा है, आधा खा और आ को मिला देंगे तो पूरा आ बन जाए यानी खा बन जाएगा। इसी तरह गा को देखेंगे, आधा गा और आ जो लघु आ है इसको जब मिला देंगे तो उसमें गा पूरा गा बन जाता है। ये संधि विच्छेद में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। आइए यहाँ पर और आगे देखते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। जैसे आप लोग सब जानते हैं व्यंजन 33 होते हैं, हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान देखते हैं। और उसके बाद हमारे जो वर्ग होते हैं, जो बताए थे का वर्ग से लेके पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसमें ही देखते हैं जैसे कि का खा गा घा आड़ा जो होते हैं, इसमें अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण नासिक व्यंजन देखते हैं। आइए सबसे पहले इसके बाद देखते हैं। देखिए इसमें कंठ होता है, यानी कि कंठ का उच्चारण जो का वर्ग होता है उसका उच्चारण जो हमारा स्थान है वो कंठ से होता है। यानी का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। और चा वर्ग का उच्चारण जो होता है तालु वर्ग से होता है। और मूर्धन का उच्चारण जो होता है टा वर्ग से होता है। और दंत का जो होता है ऊपरी दांतों के निकट से दंत का जो होता है टा वर्ग का उच्चारण जो होता है वो होता है दंत से होता है। और ओष्ठ का उच्चारण यानी ओष्ठ स्थान दोनों ओष्ठों से पा वर्ग का उच्चारण होता है। यदि आप बोल के देखिए का खा गा घा अड़ा, जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। उसी तरह आप बोलेंगे पा फा बा भा मा, जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे इनका उच्चारण जो है ओष्ठ से हो रहा है। आप बोलिए पा, देखिए आपका ओष्ठ जो है इसका आकृति आप गौर से जब देख अपने फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है। आइए इसके बाद देखते हैं तालु, यानी आप भी देखिए यहाँ पर देखिए तालु का स्थान जो है यहाँ पर देखते हैं जो सा यानी कि तालु सा, ये वाले को तालु सा कहते हैं। और या जो है इसका स्थान हमारा जो होता है वो तालु से होता है। उसके बाद देखते हैं वर्त से, देखते हैं दंत और मसूड़ से। इसे हम लोग जो तालु कहते यानी कि दंत कहते हैं। जो सा रा और ला का उच्चारण जो स्थान है वो यानी दंत से होता है। और दंत्योष्ठ यानी दांत के ऊपर यानी ऊपर के दांत और निचला ओठ होता है जो वह कहलाता है। यानी कि दंतोष्ठ का उच्चारण स्थान वाला वर्ण जो है वाह होता है। यानी स्वर तंत्रिक यानी कंठ के भीतर स्थित
स्वर्ण तंत्री जो होता है हा होता है। और उत्क्षिप्त जो होता है, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन जो होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आए, जैसे बोले ढा ढा। जब आप बोलेंगे तो इनका उच्चारण देखेंगे, जीभ जीभ जो है झटके में नीचे आती है। तो हम लोगों ने देखा का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, टा वर्ग का उच्चारण मूर्धन से होता है, और दंत का जो ता वर्ग है वो दंत से होता है, और पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। और उसके बाद जो सा और या है, यानी कि तालु सा और या है, वो तालु के स्थान से होता है। और दंत से जो है इनका देखिए, यह तालु वाला जो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि यस, यस के साथ आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। इसमें देखिए जब ये तालु यानी कि दंत वाला आएगा, सरल, आप सरल के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि सा रा और ला का जो उच्चारण स्थान है वो ताल यानी दंत है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए इसके बाद देखते हैं। अब हम लोग उच्चारण देखते हैं, यानी कि इसका व्यंजन का और विस्तार रूप देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, यानी कि सघोष व्यंजन। अभी हम लोग सघोष पढ़ रहे थे, इनको समझते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाएं में कंपन यानी झनकृत होता है, जो झनकृत नहीं होता है, उन्हें ही हम लोग यानी आघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो होता है यो सा यानी कि तालु सा, मूर्धन सा और दंत सा होते हैं। इनका जो होते हैं इनको हम लोग आघोष व्यंजन कहते हैं। यानी आघोष व्यंजन किनको किनको कहते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा एवं सा और हा जो है सा, यानी उस व्यंजन में केवल सा हा नहीं, उसे ही हम लोग आघोष व्यंजन कहते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं साघोष, उसे ही हम लोग घोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी कि कंपन मतलब झंझनाहट होती है, उसे ही हम लोग साघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी व्यंजन यानी सभी स्वर्ण और अंतस व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है, या रा ला वा जो होते हैं और हा जो है, ये सघोष में आते हैं। किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। यानी कि यहाँ पर हा भी लिख लीजिए, जो आता है ये सघोष होता है। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर्ण और अंतस व्यंजन प्लस हा जो होता है वो सघोष में आता है। आइए इसके बाद हम लोग सघोष और आघोष देख चुके हैं। इसके बाद देखते हैं प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि वायु के आधार पर हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। 2 भेद होते हैं इसमें, अल्प प्राण और महाप्राण। आइए इसमें हम लोग समझते हैं अल्प प्राण। अल्प अल्प मतलब कम और महा मतलब अधिक। महा मतलब अधिक, अल्प मतलब कम। यानी कि आइए सबसे पहले देखते हैं अल्प प्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा से निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि जो श्वास वायु है, श्वास से कम वायु निकले वहाँ पर अल्प प्राण कहते हैं, और जहाँ पर श्वास वायु से अधिक मात्रा निकलती है वहाँ हम लोग महाप्राण कहते हैं। यानी कि अल्प प्राण मतलब कि कम वायु निकलना और महाप्राण मतलब अधिक वायु निकलना। आइए अब हम लोग देखते हैं अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ग आते हैं। यानी प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस व्यंजन और सभी जो स्वर्ण होते हैं वो हम लोगों के अल्प प्राण होते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतःस व्यंजन
और अंतस व्यंजन 4 होते यार अलावा, और उसके बाद सभी जो स्वर्ण होते हैं हमारे क्या होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। इसी जगह हम लोगों ने पढ़ा था अघोष और सघोष, यानी कि अघोष कंपन के आधार पर हम लोगों ने देखा था सघोष और अघोष। यानी अघोष में हम वहीं पर देखे थे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों जो साथ हैं हमारे अघोष हो जाते हैं, यानी कि अघोष हो जाते हैं। और सघोष जो होते हैं तृतीय चतुर्थ पंचम और सभी स्वर्ण और अंतस व्यंजन प्लस हा जो होते हैं वो हमारे सघोष हो जाते हैं। और अल्प प्राण में प्रथम तीसरा प्रथम तृतीय और पंचम और अंतस व्यंजन और सभी जो स्वर्ण होते हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण हो जाते हैं। आइए महाप्राण देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और उस व्यंजन जो उस व्यंजन होते हैं ये हमारे महाप्राण हो जाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और उस व्यंजन जो होते हैं ये हमारे महाप्राण हो जाते हैं। यानी कि हम लोगों ने अघोष और सघोष देखा, उसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुस्वार, यानी कि अनुस्वार में जो केवल बिंदी लगी रहती है कोई भी शब्द में, जैसे संसार, संसार में ऊपर जो बिंदी लगी रहती है उसे अनुसार कहते हैं। यानी जिसका उच्चारण नाक से अधिक हवा श्वास निकलती है और मुंह से कम, यानी कि नाक से अधिक से निकलती है और मुंह से कम निकलती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुसार कहते हैं। जैसे कंकड़, कंटक, जब आप बोलेंगे तो आपका जो नाक से सांस अधिक निकलेगी और मुंह से कम निकलेगी, उसे ही हम लोग अनुसार कहते हैं। और नासिक चिन्ह जो होता है, चंद बिंदु जो होते हैं उसे ही हम लोग नासिक चिन्ह कहते हैं, इसे चंद बिंदु भी कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं अनुनासिक के उच्चारण में। देखिए वही चंद बिंदु वाले पढ़ रहे हैं। अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक एवं नाक से बहुत कम हवा सांस निकलती है, यानी सांस निकलती है। यानी कि नाक से कम और मुंह से अधिक निकले तो अनुनासिक हो जाता है। आइए जैसे आंख, ऊट, आंख, ऊट, जब आंख बोलेंगे तो आपका जो मुंह का जो हवा निकलेगी वो अधिक निकलेगी और नाक से कम निकलेगी। और उसी जगह अनुसार में नाक से जो होती है अधिक हवा निकलती है, मुंह से कम निकलती है। आइए इसके बाद देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक के बारे में देखते हैं। अनुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्ण को निरानुनासिक, यानी निरानुनासिक को देखते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्ण को निरानुनासिक कहते हैं। जैसे कि इधर, उधर, अगर आदि जो होते हैं निरानुनासिक होते। निरानुनासिक का केवल उच्चारण जो होता है मुंह से होने, यानी मुंह से बोले जाने वाले वर्ण को निरानुनासिक कहते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं पार्श्विक व्यंजन देखते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व यानी बगल से निकल जाए उसे ही हम लोग पार्श्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि पास ला, जैसे इसका याद करने का पास ला, तो यानी कि पार्श्विक व्यंजन जो होते हैं ला होता है। आइए अब इसके बाद देखते हैं लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या होता है। यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीहा मुख के मध्य तेजी से लखड़ाए या कंपित हो उसे ही हम लोग लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि रा, इसका याद करने का ट्रिक हो जाएगा लार से, ला से बनेगा लुंठित और रा से बनेगा रा, यानी कि लुंठित व्यंजन जो होता है रा होता है। इसके बाद देखते हैं अधस्वर्ण, यानी कि अधस्वर्ण कौन कौन से होते हैं? या और वा जो होते हैं ये तो व्यंजन है ही हैं, इसके बाद अर्ध जो स्वर्ण है ये भी होते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्ताक्षर का उच्चारण। आइए संयुक्ताक्षर का उच्चारण ये 3 प्रकार के होते हैं। संयुक्त ध्वनि,
संयुक्त ध्वनि कब क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनि परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर्ण के सहारे लिखे हुए बोले जाएं, उन्हें ही हम लोग संयुक्त ध्वनि कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनि परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर्ण के सहारे लिखे या बोले जाएं, उन्हें ही हम लोग संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे प्राण, स्टेशन, ट्रक जो है ये संयुक्त ध्वनि है। इसके बाद देखते हैं संप्रेषित ध्वनि। जब एक ध्वनि दो व्यंजन के संयुक्त हो जाए, यानी कि जब एक ध्वनि दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए, इसका मतलब संबल, कंबल, बंदर इनके उदाहरण है। जैसे आइए युगम ध्वनि किसे कहते हैं? जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए यानी दोहराया जाए, उसे ही हम लोग युग्म ध्वनि कहते हैं। जैसे प्रसन्नता, दिक्कत जो है उदाहरण, ये हमारे युग्म ध्वनियाँ हो जाएंगी। आइए हम लोग एक बार फिर से समराइज करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है और जिसमें से 11 स्वर्ण होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर्ण जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। लघु की संख्या 4, गुरु की संख्या 7, कुल मिलाकर 11 हो जाते हैं। और उसी जगह व्यंजन की मूल संख्या 33 है, कुल संख्या 39 है। उसमें से 25 जो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं और उसके बाद 4 अंतस व्यंजन और 4 उस व्यंजन हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने स्वर का जो उच्चारण स्थान था देखा कि कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है, स्वर्ण। और उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन देखा। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें ही हम लोग व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या मूलतः 33 मानी जाती है। इनके फिर उच्चारण स्थान हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने मात्रा देखी। मात्रा जो 10 प्रकार की 10 होती हैं और जो लघु आ होती है उसकी मात्रा नहीं होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि संयुक्ता अक्षर का उच्चारण देखा। वर्णमाला यानी कि हम लोग कंप्लीट वर्णमाला देख चुके हैं। इसके बाद कल देखते हैं कोई नया टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।